will talk about some nucleus and the genetic materials, cytoplasm, and all other details of the cell. All right. So, yeah. Okay. All right. So shall we start? Okay. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में. गुड इवनिंग समीर, गुड इवनिंग अंशुल. यस, गुड इवनिंग. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा था, राइट? साइटोप्लाज्म क्या होता है? गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग. ऑल राइट. सो हमारे पास, हमें ऑलरेडी पता है कि सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट है, सेल हमारा बेसिक यूनिट है, सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. हम ये जानते हैं. उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि सेल जो होता है वो हमें क्या देता है? सेल एनिमल सेल में भी होते हैं, सेल प्लांट सेल में भी होते हैं, हमें ये भी पता है. हमें ये भी पता है कि सेल प्रोकैरियोटिक सेल भी होते हैं, सेल यूकैरियोटिक सेल भी होते हैं, है ना? या तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और यूकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. हमें पता है ये बात. हमें ये भी पता है कि हमारा जो प्लांट सेल जो होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं. हमें ये पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा है और सबसे लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग होता है. हमें पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन सेल होते हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है. हमें पता है कि सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं और वो कंपोनेंट है आपके सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. ठीक है. हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया फ्लूइड मोसाइक मॉडल में. हमने साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले थे. आज हम लोग साइटोप्लाज्म का बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर हम न्यूक्लियस की तरफ आगे बढ़ेंगे. ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? चलो, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है. ये क्या है? ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, यानी ये फ्लूइड से भरा हुआ एरिया है ना, फ्लूइड से भरा हुआ एरिया है. अब इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके, पहला एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद होते हैं इसमें हार्मोन्स भी कुछ होते हैं, हार्मोन्स का भी आना जाना रहता है. ग्लूकोज, उसके बाद इसमें रहते हैं आपको प्रोटीन्स, वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, सबसे पहले मुझे यही लिखना चाहिए था, वाटर मॉलिक्यूल. उसके बाद रहते हैं इसमें फैटी एसिड, इसमें रहते हैं फैटी एसिड, इसमें रहते हैं आपके सॉल्ट्स, और साथ ही साथ इसमें रहते हैं ऑर्गेनेल्स. क्या रहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, हमारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, राइट? ऑर्गेनेल्स. एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? ये भी एक प्रोटीन का है जिसको हम कहते हैं एंजाइम. हार्मोन भी वही है, प्रोटीन से बना हुआ. ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज यानी शुगर है. प्रोटीन तो आपको पता ही है क्या होता है, अमीनो एसिड से बना रहता है. किससे बना रहता है? अमीनो एसिड से बना रहता है. ठीक है, उसके बाद वाटर रहते हैं इसमें, फैटी एसिड रहते हैं. फैटी एसिड जब लिपिड को तोड़िएगा, जब हमारा फैट, हमारे बॉडी में जो फैट है, हमारे बॉडी में जो फैट है, हमारे बॉडी में जो लिपिड है, अगर हम उस लिपिड को, कुछ फैट को, चर्बी है जिसको हम कहते हैं, उसको अगर तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फैटी एसिड मिलेगा. ठीक है, तो लिपिड ही है फैटी एसिड. उसके बाद सॉल्ट्स रहते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं. और इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम बहुत ही फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्गी बॉडी। चौथा क्या है, चौथा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर प्लांट है तो प्लास्टिड होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैक्यूल्स होंगे, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। उसके बाद क्या होंगे, लाइसोसोम होंगे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हमारे सेल के अंदर। ठीक है, ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में हमारे एंजाइम, हार्मोन, ग्लूकोज, प्रोटीन, वाटर, फैटी एसिड, सॉल्ट, ये सब होते हैं। साथ ही साथ हमारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म इज द एरिया, साइटोप्लाज्म में वो जगह है जहां पे सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। जितने भी हमारे सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होना होता है, उसका सबसे मैक्सिमम बायोकेमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होता है। कहां होता है? मैक्सिमम बायोकेमिकल रिएक्शन आपको साइटोप्लाज्म में ही होता है। राइट? कुछ रिएक्शंस होते हैं आपके जेनेटिक रिएक्शंस आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये था साइटोप्लाज्म। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। क्या? अच्छा ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म में ही आपको ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी बनेगा, एक्सेट्रा सब साइटोप्लाज्म में ही होगा। बाहर से जो मटेरियल आता है पहले साइटोप्लाज्म में ही एंटर करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म से जो निकलेगा वो बाहर जाएगा। तो साइटोप्लाज्म इज द मेजर साइट ऑफ वेरियस एक्शंस। यहाँ पे आपको कोई भी अगर बाहर से कोई पैथोजन आता है तो उसका मारना, मरना, ये सब कुछ कहाँ होता है, डाइजेशन, वो सब कुछ यहीं पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, और भी कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, लेकिन हमने बस कुछ ही लिखा है, बाकी सब प्रेजेंट होते हैं, बट हमने बहुत फ्यू लिखा है यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड के अंदर है, तो वो वहां पे पेरोक्सिसोम लिख सकते हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेरोसोम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सेंट्रोसोम लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया साइटोप्लाज्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, कंट्रोलिंग कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला कंपोनेंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोलिंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंट इन बोथ plants and animals, present only in eukaryotic cell,
ठीक है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का नाम ही बताता है यूकैरियोन यानी ट्रू न्यूक्लियस। सो ट्रू न्यूक्लियस हमारे सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मैमेलियन, एक्सेप्ट सारे सेल में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, यानी मैमल्स यानी ह्यूमंस का भी आरबीसी जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहां होता है? प्लांट सेल में। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां होता है? पेरिफेरल में। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पेरीफेरी। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, प्लांट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस इज स्मॉलर, स्मॉलर देन वैक्यूल। ठीक है, यहां पे बात करें तो न्यूक्लियस इज लार्ज, ठीक है, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के न्यूक्लियस का डिफरेंस है। क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल के न्यूक्लियस का डिफरेंस है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है न्यूक्लियस क्या कह रहा है? न्यूक्लियस कह रहा है कि न्यूक्लियस हम एक कंट्रोलिंग एजेंट है, यानी हम एक प्रिंसिपल हैं, हम पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। हम क्या हैं? हम एक प्रिंसिपल है जो कि एक स्कूल को कंट्रोल करती हैं या करते हैं। वैसे ही ये न्यूक्लियस कहता है कि हम एक प्रिंसिपल है सेल के, हम पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। हमारे अंदर डीएनए होता है, हम आरएनए भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। हम प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, सर्वस्व हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। अगर आप बात करिएगा कि प्लांट और एनिमल, तो दोनों को मिलाकर यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और मेरे ही नाम से यूकैरियोटिक सेल का नाम जाना जाता है, मैं न्यूक्लियस। तो इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में क्या कहलाएगा? ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है यूकैरियोटिक सेल, यानी मैं हूं तो वो यूकैरियोटिक सेल बना, नहीं तो वो बन जाता प्रोकैरियोटिक सेल। यानी न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसीलिए वो यूकैरियोटिक सेल कहला रहा है। अगर वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहां पे नहीं होता तो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में भी हम हर जगह नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल में हम आरबीसी में नहीं होते, यानी मैमेलियन आरबीसी में नहीं होते। वही अगर बात करें एम्फीबियंस आरबीसी, तो वहां पे हम प्रेजेंट होते हैं सेंट्रली। अगर बात करें कि प्लांट में और एनिमल सेल में न्यूक्लियस यानी हम कैसे डिफरेंट हैं, तो हम प्लांट सेल में कोने में होते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं होती है, हम एकदम कोने में बैठे रहते हैं, बिकॉज वहां पे सबसे बड़ा होता है वैक्यूल, और वो मुझे साइड में ढकेल देता है। हम छोटे से और छोटा सा कंपोनेंट साइड में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं है, हम सर्वस्व एकदम सेंटर में और बड़ा सा आकार बनाकर सेंटर में रहते हैं, और बाकी सब हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो एनिमल सेल एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और लार्ज होता है, और वही प्लांट सेल में कोने में होता है और छोटा सा होता है, क्योंकि वैक्यूल वहां पे बड़ा होता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। यस, अगर ये सब आपको क्लियर हो गया है तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टिक लगा सकते हैं। आपके पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन पे आपको टिक ऑप्शन होगा, उसको क्या करिए? टिक लगा दीजिए। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करिएगा तो नीचे टिक का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके टिक कर दीजिए। नहीं है सर। नहीं है? नो सर। अच्छा, नहीं है तो अपना हाथ उठा दीजिए कि हम समझ जाएं। हाँ जी, ओके।
ओके, चलो, मतलब समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, बहुत खुशी की बात है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नहीं लिया तो 3 सेकंड का टाइम देते हैं, ले लीजिए फटाफट से। Start. अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का होता है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो एक होगा आउटर स्ट्रक्चर और दूसरा होगा इनर स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है एक न्यूक्लियस। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है। ज्यादा मोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है, यानी डबल मेम्ब्रेन है। दिख रहा है डबल मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसके पास आप देख सकते हैं कि बीच बीच में क्या है, यहाँ पे गैप हमने बनाया है। ये गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, पोर मतलब होल। ये है इनर मेम्ब्रेन। तो बाहर ही लिख देते हैं ना, अंदर लिखने की क्या जरूरत है ना। ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, यहीं से मटेरियल जो है, यहीं से आरएनए और बाकी सारे मटेरियल जो है वो रिलीज होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, इसी न्यूक्लियर पोर से सारे मटेरियल जो है न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं और साइटोप्लाज्म में आते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म से निकलकर इस न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि क्या है, एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या भरा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर भी भरा रहता है फ्लूइड। और हम उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है, हम उस फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं सेल के फ्लूइड को, वैसे ही हम न्यूक्लियस के फ्लूइड को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के फ्लूइड को कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब क्या होता है, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। प्लाज्म का मतलब क्या है, प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लूइड, और न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है और इसीलिए हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। उसके बाद इसमें क्या रहते हैं, इसमें फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, और हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। यही क्रोमैटिन फाइबर्स क्या बनाएगा, यही क्रोमैटिन फाइबर्स बनाएगा आपका क्रोमोसोम। यही क्रोमैटिन फाइबर क्या बनाएगा, सो हम इसको कहेंगे क्रोमैटिन, इसको कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर।
इसके बाद इसमें जो खाली स्पेस है, आपको ये एम्प्टी स्पेस यहाँ पे दिख रहा होगा, इस हॉलो एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। खाली एम्प्टी स्पेस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। ऑलराइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। बना लीजिए इसको। क्लियर है? चलो अब एक एक कंपोनेंट के बारे में बताते हैं। पहले आपने देखा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें दो है, एक है आउटर और दूसरा है इनर। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ज्वाइन हो जाता है। ये किसके साथ ज्वाइन हो जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ज्वाइन हो जाता है। ये इनर जो है ये अंदर अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन होता है ये सेमी परमिएबल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर पोर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर होते हैं, यानी होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर किस लिए होते हैं? ये न्यूक्लियर पोर होते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए। किस लिए? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यानी जो मटेरियल्स अंदर से बाहर, बाहर कंपोनेंट जो अंदर जाना होगा सेल न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा स्पोर के थ्रू, अंदर से जब बाहर जाना होगा स्पोर के थ्रू बाहर निकलेगा। सो न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में मदद करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट क्या था? क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या था? क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर्स का काम क्या है? इस क्रोमैटिन फाइबर का काम है, यही क्रोमैटिन फाइबर आगे चल के क्या बनाएगा? कंडेंस होकर, ये कंडेंसेशन होता है इसमें। इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन, और कंडेंस होने के बाद ये क्या बनेगा? ये बनेगा क्रोमोसोम। क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। इसी पे आपको क्या होता है? यहीं पे आपको डीएनए कॉइल्ड रहते हैं। डीएनए कॉइल्ड होकर आपको क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो यही क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा जहां पे डीएनए है, डीएनए कॉइल्ड है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियोलस, एक कंपोनेंट। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस एक स्मॉल स्पेस इन द न्यूक्लियस, स्मॉल स्पेस इन द न्यूक्लियस वेयर, जहां पे आरएनए and ribosomes are present. Ribosomes are present, यार फिर कह सकते हैं कि वहीं से बन के निकलता है, formed। ठीक है, that is the nucleolus. So this is nucleus. All right, this is nucleus. सेल डिवीजन के वक्त पहले जो डिवाइड होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ही आपको क्या डिवाइड होंगे? उसके बाद ही आपको नेक्स्ट, यानी आपका ये सेल डिवाइड होगा। तो सेल डिवाइड होने से पहले आपका क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होंगे उसके बाद ही सेल डिवीजन होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आगे हो गया।
सर हो गया। Okay. Next, we will talk about we'll talk cell organelles. We'll talk about cell organelles. But before that, let's tell you about the chromosome. हमारे बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, हमारे बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? हमारे बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर आपको हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर एवरी सेल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हर सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम दिखते हैं, ठीक है, या फिर ये सिंगल है तो कुछ इस तरह से आपको क्रोमोसोम दिखते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ, टेल मी, क्रोमैटिन फाइबर्स, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। सो क्रोमोसोम। अब हमारे पास कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर यानी दो दो, विच मीन्स ये एक पेयर है, ऐसे हर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम, ऐसे हर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इस सारे 23 क्रोमोसोम क्या होते हैं? इसके अलग अलग नाम है। एक होता है XX, और 22 पेयर क्या होते हैं? XX क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर क्या होते हैं? XX होते हैं। और एक पेयर XY क्रोमोसोम होता है। इसके बारे में और डिटेल में 9th स्टैंडर्ड के क्रोमोसोम चैप्टर में सेल के चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, 9th में, ठीक है। हर न्यूक्लियस के अंदर, हमारे बॉडी के हर सेल के हर न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जिनमें 22 पेयर XX होंगे और 23rd पेयर X और Y होंगे। ये मेल है, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे तो 23 का 23 पूरा XX नहीं होता है, ठीक है, क्रोमोसोम। और ये कहां होता है? ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी क्रोमोसोम, यही वो क्रोमोसोम है जहां पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारा यहीं पे स्टोर होता है। विच मीन्स डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और डीएनए क्या है? डीएनए को हम कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बॉडी। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर हमारे बॉडी का सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हम इस डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, व्हिच इज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल सारा इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम के अंदर, इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। सो डीएनए कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू योर फंक्शन इनसाइड इट, ठीक है। यानी अंदर डीएनए अपने पास क्या कैरी करता है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल which carries all the genetic information, it related to your structure, related to your function, etc. समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो फटाफट से हाथ उठा दे जल्दी से। ऑल राइट, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से।
हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ कुछ फंक्शंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सेल को चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, सर आगे बढ़ रहा है। तो सेल ऑर्गेनेल में पहली बात हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। पहला क्या बात करेंगे? बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे न्यूक्लियस के करीब होता है। क्या होता है? प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, नोट करते जाइएगा, ये सब आपके नोट्स में काम आएंगे। ठीक है, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे कि इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? SER कहते हैं, यानी सॉरी RER कहते हैं। रफ यानी R, सो इसको हम क्या कहते हैं? RER, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी कहते हैं, तो इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे SER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे? SER कहेंगे। सर आगे बढ़िए। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम क्यों कहते हैं, स्मूथ क्यों कहते हैं, कहां कहां होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होता है, नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम क्या कहेंगे? इट्स अ hollow tube like structure। ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। नियर द न्यूक्लियस इट contains ribosome on its surface। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच रहते हैं और इसीलिए वो रफ हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है? वो रफ हो जाता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is present near the nucleus and ribosome is attached on the surface of the rough endoplasmic reticulum, and that's the reason it becomes rough and it becomes the site for protein synthesis। क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम अटैच है, it is the site of protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का मेन जो फंक्शन होता है
ये प्रोटीन बनाने का होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम का फंक्शन। क्योंकि ये प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है टू प्रोड्यूस या टू सिंथेसाइज प्रोटीन। सो प्रोटीन सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर बात किया जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते हैं। सो इट इज द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, इट इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। इसका सरफेस स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ सरफेस होता है, और इसीलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, स्मूथ सरफेस, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दिस इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। सो प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस, बोथ द सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द cytoplasm of the cell. Both the synthesis takes place in the cytoplasm of the cell. So we can say rough endoplasmic reticulum, the major function of rough endoplasmic reticulum is to synthesize protein, and the major function of smooth endoplasmic reticulum is to synthesize lipid. Clear hai? Please take a screenshot. That's all about your endoplasmic reticulum. सर आगे Homework. Who discovered endoplasmic reticulum, in which year and location? Draw the nucleus. Second, draw the structure of nucleus and label its parts. Third homework, difference between, write down five difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Next homework, write 5 difference between plant cell and 10 difference between plant cell and animal cell. नहीं 5 काफी है, 5 difference between plant cell and animal cell. ये 4 होमवर्क है, फिर से रिपीट कर रहे हैं. First homework, write down the name of the scientist who discovered endoplasmic reticulum, in which year he discovered the endoplasmic reticulum, and what is the location of discovery. All right. Second homework, draw the structure of nucleus and label its parts. Third homework, write down the 5 difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Fourth homework, write down 5 difference between plant cell and animal cell. Submit it by the end of the day, which means submit it by 10 PM. 10 PM से पहले, submit it before 10 PM, sorry, before 10 PM today. सर किसके पास? सर किसके पास? All right. सर किसके पास? अरे बोलो ना. सर क्लास खत्म हो गया. हम ग्रुप पे असाइनमेंट हम ग्रुप पे नहीं भेजेंगे, लिखिए चुपचाप से यहीं पे. सर किसके पास भेजना है होमवर्क?
होमवर्क नंबर 1, who discovered mitochondria in which year and location? Second one, draw a well-labeled diagram of nucleus. Third one, difference between write 5 difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Fourth one, write 5 difference between plant cell and animal cell. ये 4 क्या है? होमवर्क है। सर क्लास खत्म हो गया। सर किसके पास सेंड करना है? हेलो सर, किसके पास सेंड करना है? मेरे पास सब लोग सेंड करेंगे। हम कोऑर्डिनेटर बात कर रहे हैं, शिवम। नहीं, क्लास अभी खत्म नहीं हुआ, क्लास अभी है। होमवर्क आप लोगों को ग्रुप में भेजना है, ठीक है? होमवर्क कहाँ भेजना है? ग्रुप में भेजना है, या फिर अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिएगा कि कोई नया कोई वेबसाइट वगैरह होगा तो उस पर भेजना होगा, ठीक है? नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ग्रुप में ही आपको भेजना है। मुझे पर्सनली मत भेजिएगा, अपने नाम के साथ ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है? पर्सनल मैसेजेस मत करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो भी ग्रुप पे डाल दीजिए, अगर नहीं ग्रुप पे पर्सनली नहीं पूछना, ग्रुप पे पूछने में थोड़ा एम्बैरेसमेंट है या शाई फील हो रहा है तो पर्सनली पूछ सकते हैं, डाउट्स ओनली, ठीक है? नॉट कि होमवर्क भी हम ग्रुप पे भेजे, ठीक है? और फालतू की बातें कॉन्वर्सेशन शुरू कर दे, ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। पहली चीज, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ eukaryotic cell, that is plant cell and animal cell। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है? इट इज अ ओवल organelle, oval shaped organelle। Next, it is of double membranous structure, membranous structure, यानी इसके पास भी क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है? Let me draw a diagram here। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, या फिर हम मान के चलिए ये इनर मेम्ब्रेन है, और हमारे पास है इसके आउटर मेम्ब्रेन भी,
जो कि हम बनाते हैं ग्रीन से। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इनर मेम्ब्रेन जैसा ये दिखता है ना वैसा है नहीं। इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं इसमें इनफोल्डिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स। ऐसे इसमें क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इनफोल्डिंग्स। ठीक है, क्या है? ये है, छोड़ो बहुत ज्यादा इनफोल्ड कर दिए ना, काफी है। इसको हम कहेंगे इनफोल्डिंग्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या होता है? ऐसे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे इनफोल्डिंग्स हैं, हम इस इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? और ये इनर मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग है। हमारा आउटर मेम्ब्रेन क्लियर है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, इनफोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम लेबल कर लेते हैं पहले दोनों मेम्ब्रेन्स को। यहाँ पे ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये क्या है? ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये क्या है? ये है क्रिस्टे। क्या है? क्रिस्टे। इसको हम इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, इनफोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टे। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है। क्या रहता है? फ्लूइड इसके अंदर भी भरा रहता है। इसके अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इतना जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में, इतना डिटेल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर भूल भी जाओ तो कोई टेंशन की बात अभी नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल नहीं चाहिए आपको। मैट्रिक्स। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? इसके अलावा इसके अंदर होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं राइबोसोम। इसके अंदर आपको राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे हार्मोन जो कि साइटोप्लाज्म में होने चाहिए वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? इसके अंदर खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये क्या है? ये है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ये क्या है? राइबोसोम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द माइटोकॉन्ड्रिया इज। इस माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो हमारा क्रिस्टे है, यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं? ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्सीजोम। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजोम। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द क्रिस्टे। सारे क्रिस्टे में ऐसा ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजोम।
ठीक है, ओके। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजन हर साइड क्रिस्टे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्या प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। सो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और इसीलिए ये एटीपी क्या है, ये एनर्जी है। एटीपी क्या है, एनर्जी है, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है और यहीं पे क्या होता है, स्टोर होता है, और जरूरत पड़ने पर यहाँ से सप्लाई होता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्लियर है, टेक द स्क्रीनशॉट। आपने कभी खीरा खाया है, आपने कभी खीरा खाया है? यस सर। खीरा, उस खीरा को, खीरे जैसे ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस खीरे को अगर हम क्या करेंगे, मान के चलो कि लंबा लंबा खीरा होता है, उसको हम बीच से ऐसे काट देंगे, काट के अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसा ही हमें दिखेगा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। हाँ, खीरा में भले डीएनए नहीं होता है, खीरा के सेल में डीएनए होता है, लेकिन खीरा के वो पानी जैसा होता है उसमें डीएनए नहीं होगा। ठीक है, लेकिन खीरे के शेप का ही होता है, और अंदर में जो स्ट्रक्चर का वैसा ही ये होता है। खीरे के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो एकदम खीरा को उठा लीजिए, बीच से सेंटर से काट दीजिए, आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और अगर हम खीरे को मान के चलिए कि आपका खीरा है ना, ये खीरा है, हमने इसको क्या किया, बीच से ऐसे अगर काटते हैं तो हमें इस तरह से दिखेगा। अगर हम बीच से इस तरह से अगर काटेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से काटेंगे, और इसको अगर हम देखते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर इस एंगल से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से, आई मीन रुक जाइए, हम आपको बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस एंगल से दिखेगा। इस तरह से दिखेगा। सी, ये रहा उसका आउटर मेम्ब्रेन, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा अगर हम इस तरह से इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे दाने और ग्रैन्यूल्स आपको सारे दिखेंगे। चलो, हो गया क्लास एंड Sir, classes end now. लेमन लग रहा है, तो लेमन भी तो वैसा ही है। लेमन थोड़ा गोल होता है, लेमन अगर लंबा कर दीजिए वैसा ही होगा। ठीक है, लंबा लंबलोर नहीं होता है ना, गोल होता है। सर क्लास खैर, एंड चलिए चलते हैं, है ना। घर नहीं नहीं नहीं, घर नहीं चलेंगे। आगे एक और सेल ऑर्गेनल पढ़ लेते हैं। कौन सा सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अच्छा, एक और चीज हम आपको बताते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा सा चीज बताते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है कि हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, यानी हम लोग क्या खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, खाना खाते हैं। हम जो खाना खाते हैं, ध्यान से सोचिएगा, वो खाना हमें एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होता है? तो वो एनर्जी में कॉन्ड्रिया में कैसे?
Okay, very big question mark. Let me tell you. मान के चलो हमने ये क्या है, नेजल कैविटी है, ये है बक्कल कैविटी, ये नेजल चेम्बर है और ये है आपका बक्कल कैविटी। ठीक है, यहां से हमने खाना खाया, खाना यहाँ पे आया, ये इसोफेगस है, इसके अंदर खाना गया, फिर ये कहाँ गया, ये हमारे पेट में गया, खाना पेट में आया। ठीक है, पेट में आने के बाद कहाँ गया, पेट में से इंटेस्टाइन में गया, पेट में से कहाँ गया, ये इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया। ठीक है, कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया और ये एनस। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना आया, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, खाना आने के बाद हमने इसको तोड़ कर चबा कर खाया और खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेजल्स, यहाँ पे ब्लड वेजल्स हैं, क्या है, ब्लड वेजल्स हैं। और ये ब्लड वेजल्स क्या करेंगे, इस खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो खाना ब्लड वेजल्स में चला गया। अब ब्लड वेजल में जाने के बाद ये ब्लड वेजल्स कहाँ ले जाएंगे, इसको डिफरेंट सेल्स के पास ले जाएंगे। यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, तो ये ब्लड वेजल यहाँ पे आया, इसने खाने को अनलोड कर दिया, यहाँ से अपलोड किया और यहाँ पे डाउनलोड कर दिया, सेल के अंदर खाना गया। ठीक है, यानी हमने जो खाना खाया वो, उसमें हमने क्या लिया, खाने में चावल खाया, खाने में क्या खाया, हमने खाने में चावल लिया, दाल लिया, उसके बाद उसमें हमने बहुत सारे सब्जी लिए। सब्जी में घर में मम्मी तो नहीं तेल ज्यादा डालती, लेकिन अगर बाहर से कोई कुक आता है खाना बनाने तो तेल भर भर के डालता है ना, या फिर कहीं होटल में खाने जाते हैं तो भर भर के उसमें तेल रहता है, तो तेल हमने लिया, तेल भी हमने खाया। तो ये सब चीजें जब हम खाते हैं तो वो क्या होता है, टूटता है। तो हमने क्या लिया, चावल खाया, हमने क्या खाया, हमने खाया चावल। चावल में क्या होता है, स्टार्च, चावल में क्या होता है, स्टार्च होता है, चावल में स्टार्च होता है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स फूड कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फूड। अब हम चावल ऐसे ही नहीं लेते, चावल को तोड़ते चबाते हैं अच्छे से, है ना, चावल को क्या करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, तो स्टार्च को तोड़ते हैं, इसका मतलब। सो ये बनता है कार्बोहाइड्रेट। फिर हमारे माउथ में लार टपकते हैं, लार आते हैं यहाँ पे, और इस कार्बोहाइड्रेट को और तोड़ते हैं। तोड़कर क्या बनाएंगे, यहाँ पे शुगर बनाएंगे, सिंपल शुगर बनाएंगे, सिंपल शुगर। वो आपको माल्टोस हो सकता है, यहाँ पे ग्लूकोस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मान के चलो कि ग्लूकोस है यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, ग्लूकोस मिला। ये कहाँ गया, ये पेट में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया। ठीक है, इंटेस्टाइन में गया। भाई क्लास से नहीं रहना है, जाना है तो चले जाओ ना, क्यों बार बार पूछ रहे हो ओवर है कि नहीं है। क्लास ओवर होगा तो हम बताएंगे ना, क्लास खत्म हो जाएगा। नहीं रहना तो निकल जाइए क्लास से। ठीक है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज हमारे बनेगा। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ये ग्लूकोज जाएगा सेल के पास। तो हमारा ये मान के चलो कि हमारा क्या है, सेल है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया है। अब ये ग्लूकोज एंटर करेगा सेल के अंदर, सेल के अंदर जैसे ही ग्लूकोज एंटर करता है वहां पे टूटेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, कहाँ टूटेगा, साइटोप्लाज्म में बायोकेमिकल पाथवे होता है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन। सो क्या होगा, ये ग्लूकोज ये टूटेगा और ये क्या बनाएगा, एक छोटा सा पाइरुविक एसिड बनाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्लूकोज का टूटना, यानी ग्लाइकोलाइसिस। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जब पाइरुविक एसिड जो हमें यहाँ मिला है, ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वहां पे ये क्या होंगे, ये मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें पाइरुविक एसिड आया है। पाइरुविक एसिड क्या होगा यहाँ पे, ये पाइरुविक एसिड टूटकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा।
ये हमारा एटीपी क्या है, इसको यही हमारा एनर्जी है। एटीपी क्या है, ये हमारा एनर्जी है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यही क्या है, इसी को हम कहते हैं एनर्जी, इसी को हम कहते हैं एनर्जी यानी एटीपी। अब ये एटीपी हमारा कैसे बना, कहां पे बना, माइटोकॉन्ड्रिया में बना, और यहाँ बनने के बाद यहीं पे स्टोर हो जाएंगे, और जब जरूरत पड़ेगा तब यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। समझ में आया कैसे एनर्जी बनता है। एनर्जी जब तक हम कार्बोहाइड्रेट या जब तक हम स्टार्च रिच फूड नहीं खाएंगे हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें खाने में चावल और रोटी जो हमेशा लेना ही चाहिए। चावल लो ना या ना लो, कोई किसी को चावल अच्छा नहीं लगता तो कम से कम रोटी ले लो, यानी स्टार्च रिच फूड आपको लेना है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा हो वो लेना है ताकि आपको एनर्जी मिलता रहे। ठीक है, सिर्फ नॉनवेज खाने से कुछ नहीं होगा। नॉनवेज में प्रोटीन होगा और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होगा। आपको क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको साग सब्जी खाना पड़ेगा विटामिन के लिए, और चावल आटा ये सब खाना पड़ेगा स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया यानी इसको हम कहेंगे एनर्जी का स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज सेंटर, या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। चलो समझ में आ गया, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। भाई आप लोग घर पे हो, हम घर पे नहीं है ना कि कहाँ चले पूछ रहे हो, हम तो बाहर है ना।